जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ds के भी परपेंडिकुलर होगी और r के भी परपेंडिकुलर होगी, और ये एक दो वेक्टर्स का एक क्रॉस प्रोडक्ट है। तो जिस तरह पहले आपने क्रॉस प्रोडक्ट जो है लास्ट लेक्चर में जो F इज इक्वल टू क्यू वी और F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी की डायरेक्शन निकाली थी बाय अप्लाइंग द राइट हैंड रूल, बिल्कुल उसी तरह आपने इसकी भी डायरेक्शन निकालनी है। तो पॉइंट पी के ऊपर जो डायरेक्शन होगी, अगर आप इसके ऊपर राइट हैंड रूल लगाएं तो पॉइंट पी के ऊपर डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे करंट एलिमेंट की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें पॉइंट पी के ऊपर, तो क्या होगा, आप इतने छोटे छोटे करंट एलिमेंट जो इसको डिवाइड करेंगे और एग्जैक्टली बिल्कुल पहले जिस तरह आपने गाज़ीज़ लॉ यूज़ किया या दूसरे लॉ यूज़ किए और आपने छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स को जो है वो ऐड किया तो इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे भी यही करेंगे। द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज द सम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू ऑल द स्मॉल करंट एलिमेंट्स। तो ये वो है म्यू नॉट, तो चूंकि कांस्टेंट है तो वो भी बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल के 4 पाई भी कांस्टेंट है, वो भी बाहर आ जाएगा। करंट यहाँ पे देखें, ये इंटीग्रल के बाहर हमने लिया है कि क्योंकि करंट इसमें यूनिफॉर्म है किसी भी जगह पे, क्योंकि ये एक सिंगल लाइन आपको नजर आ रही है, तो जो करंट यहाँ पे होगा वही करंट यहाँ पे होगा, तो थ्रू आउट द कंडक्टर एक्सक्यूज मी करंट सर। सेम रहेगा। जी सर राइट हैंड रूल से तो हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करते थे ना सर, इसमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, तो ये डायरेक्शन की सर जी जी नहीं, कौन कौन बात कर रहा है, तला? नहीं सर जी, जुल्करनैन बात कर। जुल्करनैन, हाँ वो जी सर जी मेरा जुल्करनैन। नेट नेट चला गया था तो वह मैं भी आया हूँ दोबारा फिर। अच्छा अच्छा, जुल्करनैन, इसमें मैंने उस दिन भी बताया था, ये सवाल उस दिन भी हुआ था, मैंने कहा था कि ना ये मैग्नेटिक फोर्स का लॉ है ना ये मैग्नेटिक फील्ड का लॉ है, ये राइट हैंड रूल दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है। ठीक है, वहां पे दो दो वेक्टर्स कौन से थे जब हमने मैग्नेटिक फोर्स के लिए अप्लाई किया, उस वक्त दो वेक्टर्स थे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड v क्रॉस b। ठीक है, यहां पे दो वेक्टर कौन से हैं, यहां पे दो वेक्टर्स हैं ds और r। ये मैंने उस दिन भी बताया था आप लोगों को कि ये जो रूल है राइट हैंड रूल के, कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू द सेकंड वेक्टर, योर थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। मैंने कभी आपको ये नहीं बताया कि कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम वेलोसिटी वेक्टर टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड योर थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स वेक्टर। नो, आपने कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें चाहे कोई भी वेक्टर यूज हो रहे हैं, आपने फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है, जो थंब होगा वो पॉइंट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये जो राइट हैंड साइड पे ये जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड है, ये दो वेक्टर्स का क्रॉस है और इन के रिजल्टेंट वेक्टर को ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, ये जो कांस्टेंट है म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास डी बी बन गया। अब हमें पता है कि कोई वेक्टर उसकी डायरेक्शन वही होगी अगर हम उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो रिजल्ट होगी किसी वेक्टर की डायरेक्शन या उसके किसी मल्टीपल की डायरेक्शन सेम होगी। जी, आपको बात मेरी समझ आई है? जी सर। ठीक है, अगर मजीद समझ नहीं आई तो बाद में आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके सर। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि ये जब हमने इसकी इंटीग्रेशन स्टार्ट की तो इसमें से हमने करंट भी आउट आउट ऑफ द इंटीग्रल ले लिया, आर हमने नहीं लिया और ds क्रॉस आर नहीं लिया। ds क्रॉस आर क्या है,
ये है एक्चुअली डी एस साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो अगर हम देखें इसको हम बाहर क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है? डी एस क्रॉस आर आप अपने माइंड में रखें, ये है डी एस साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन डी एस एंड आर। अब थीटा इसमें कांस्टेंट नहीं है। लेट्स सी कि ये पॉइंट हमने अभी लिया है, अगर हम इसी करंट वायर के ऊपर ये हम डी एस यहां पे लेते तो उस सूरत में ये थीटा मुख्तलिफ होता। तो जो ही आप इस पॉइंट से थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे मूव करेंगे थीटा चेंज हो जाएगा। सो क्योंकि आपने इंटीग्रेशन लेनी है फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ द वायर टू द फाइनल पॉइंट ऑफ द वायर, तो थीटा इसमें चेंज हो रहा है, तो डी एस क्रॉस आर चेंज हो रहा है, इसलिए आप इसको कांस्टेंट नहीं ले सकते। और दूसरी जो चीज आपने इंटीग्रल के अंदर ही रखी है वो है आर स्केयर, मीन आर भी इसमें कांस्टेंट नहीं है। अगेन अगर आप डीएस को थोड़ा आगे मूव करें या पीछे मूव करें तो यू विल सी के पॉइंट पी का डिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इसमें थीटा भी वेरिएबल है और आर भी वेरिएबल है, जिसकी वजह से हम इन दोनों को इंटीग्रल के बाहर नहीं लेके जा रहे। एक और बात कि पॉइंट पी के ऊपर देखें, अगर आप राइट हैंड रूल लगाएं तो इस पे पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है। अगर आप एक पॉइंट पी प्राइम ले लें तो यहां पे देखें ये क्रॉस का निशान लगा हुआ है, इट मींस कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है, ठीक है ना। उस सूरत में ये देखें इस पॉइंट पी के ऊपर डायरेक्शन इनवर्ड है, पॉइंट पी प्राइम के ऊपर इनवर्ड है और पॉइंट पी के ऊपर डायरेक्शन आउटवर्ड है। ये आपके लिए मैं एक एक्सरसाइज के तौर पे छोड़ रहा हूं कि आपने ये डिटरमिन करना है कि क्या वाकई पॉइंट पी प्राइम के ऊपर डायरेक्शन इनवर्ड है। इसके लिए हिंट नीचे दिए गए हैं। ये देखें फिगर बी में ये सिचुएशन शो की गई है और फिगर सी में ये सिचुएशन शो की गई है जब ये पॉइंट पी प्राइम लेंगे आप। उस सूरत में देखें कि आर नीचे की तरफ होगा और जब आप अपने राइट हैंड की फिगर्स को कर्ल करेंगे तो आपको दूसरी तरफ कर्ल करना पड़ेगा। ये आपकी एक्सरसाइज के लिए मैं छोड़ रहा हूं कि आपने इसको देखना है कि पॉइंट पी प्राइम के ऊपर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है या नहीं है। और एक और नोट नीचे लिखा हुआ है कि दिस इक्वेशन और बाइट-सेवर्ट्स लॉ इज वैलिड फॉर एनी करंट एलिमेंट, a current consisting of charges flowing through space, इवन कि अगर स्पेस में से भी चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो उस सूरत में भी ये वैलिड होगी। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन बीम इन टेलीविजन सेट, जो इलेक्ट्रॉन बीम टेलीविजन सेट में मूव करती है वो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है और उसका मैग्नेटिक फील्ड भी आप बाइट-सेवर्ट्स लॉ अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये कुछ सिमिलैरिटीज हैं बिटवीन द कूलम्स लॉ, द इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, फिर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ इसमें ये आप लोग रीड कर लें इनको। अगेन मैं जिस तरह मैं पहले कहता होता हूँ कि ये जो मेरी स्लाइड्स हैं ये जस्ट मैंने अपने लिए बनाई हुई होती हैं कि इनको मैं थोड़ा सा देख के आप लोगों को बता सकूं, मेरे लिए हिंट्स होते हैं। ये कतई नहीं मैं रिकमेंड नहीं करता स्टूडेंट्स को कि सिर्फ स्लाइड्स को स्टडी करें। जो चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 30 इन दिस केस जो है आपने इसको डीपली स्टडी करना है। वहां पे जो बाइट-सेवर्ट्स लॉ जहां से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर के स्टार्ट से पढ़ना शुरू करें और चैप्टर के एंड तक, या जो टॉपिक्स हम आज पढ़ते हैं उनकी आपने उन टॉपिक्स को लाइन बाय लाइन पढ़ना है और उनको अंडरस्टैंड करना है, किसी को भी मिस नहीं करना। और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये आप लोगों ने करने हैं। तो कभी भी मैं ये प्रेजेंटेशन से पढ़ना रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। जहां तक समझने की हद तक तो ठीक है, लेकिन पढ़ना आपने बुक चैप्टर को ही यूज करना है, या जो नोट्स मैं आपको उसके अलावा दूं। चलें जी एक एग्जांपल कर लेते हैं बाइट-सेवर्ट्स लॉ की कि द मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग अ थिन स्ट्रेट, आपके पास ये एक कंडक्टर है, दैट कंडक्टर इज लाइंग अलोंग द एक्स एक्सिस और इसमें से करंट पास कर रहा है आई, यू कैन सी ये शो ही नहीं हो रहा है ये स्लाइड, ये अब होगा।
स्लाइड नहीं शो हो रही? हो रही है सर, शो हो जी रही जी है। होगी सर हो जी, रही है हो सर? रही हो रही है सर, मैं चले नेट वो मेरे थोड़ा ख्याल जब स्लो मैं चल रहा है। अगली स्लाइड पे जाता हूँ तो ड्यू टू इंटरनेट स्पीड वो थोड़ा आपके पास डिलेड जो है ना वो प्रोसेस होती है। चलें फिर, तो इस स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से आपने पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, और पॉइंट पी इस पे यहाँ पे देख लें एक सिमेट्रिक पॉइंट है ये। अगर हम इस कंडक्टर के हाफ में से एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन या वर्टिकल लाइन हम ड्रा करें तो उस वर्टिकल लाइन के ऊपर एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड ये पॉइंट पी है। जहाँ पे बता दूं कि ये पॉइंट ए बी या ये जो डिस्टेंस ए है ये एक आर्बिट्रेरी डिस्टेंस है, ठीक है। और इस पे जो अभी हम ये इसकी लेंथ है ये एक आर्बिट्रेरी लेंथ है, ठीक है। इसका सेंटर हमने करना है, जो भी लेंथ लेनी है उसका सेंटर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अगर चाहते हैं कि पॉइंट पी के ऊपर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो हम इस कंडक्टर को छोटे छोटे करंट एलिमेंट ds में डिवाइड करेंगे, और किसी एक ds की वजह से हम पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, और फिर उसके बाद तमाम करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम ऐड कर लेंगे, दैट इज थ्रू इंटीग्रेशन। फिर हम इसकी डायरेक्शन के बारे में भी बात करते हैं। डायरेक्शन भी अल्टीमेटली द मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, so whenever you are asked to find the magnetic field, you will have to find the magnitude as well as direction of the magnetic field. यहाँ पे पहला जो स्टेप आपने करना है, एक स्मॉल करंट एलिमेंट लेना है, ये ds आपने ले लिया, ठीक है। और इसकी वजह से पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड db, वो आपने इक्वेशन लिख ली। इसका डिस्टेंस भी r है तो r को r से रिप्लेस करेंगे, r यूनिट वेक्टर हमने लिया है तो r और ये मैग्नेटिक आपने लिख लिया। अब इसकी दो चीजें हैं, एक है मैग्नीट्यूड और एक है डायरेक्शन। लेट अस फर्स्ट सी द डायरेक्शन। अब क्योंकि हमने इसको इसके बाद इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट करने के लिए हमें इसकी डायरेक्शन को भी अपने माइंड में रखना पड़ेगा। तो एक बात तो ये है कि ये जो करंट एलिमेंट चाहे आप यहां पे लें, चाहे करंट एलिमेंट यहां पे लें, चाहे करंट एलिमेंट यहां पे लें या यहां पे लें, हम देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी करंट एलिमेंट ऑन दिस कंडक्टर इज सेम एट पॉइंट पी। लेट अस सी, आपने ये करंट एलिमेंट लिया है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अगर आप राइट हैंड रूल लगाएं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पी के ऊपर इनवर्ड्स होगी, इनटू द प्लेन ऑफ द पेज, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेज एंड इनटू द प्लेन ऑफ द पेज। अगर यही करंट एलिमेंट आप दूसरी साइड पे ले लें तो उस सूरत में आपके पास क्या होगा, ये भी मैं जरा आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। इंसर्ट, ये करंट एलिमेंट यहां पे लेते हैं, उस सूरत में ये आर वेक्टर होगा, ठीक है। बल्कि ये साइड पे राइट साइड पे एक इमेज बनी हुई है यार, इसी को हम फॉलो करते हैं कि अगर हम ये करंट एलिमेंट लेते हैं तो यहां पे भी देखें ये वेक्टर होगा, आर वेक्टर होगा, और करंट की डायरेक्शन चूंकि पहले इधर भी टूवर्ड राइट है और इधर भी टूवर्ड राइट ही है तो यहां पे भी करंट की डायरेक्शन टूवर्ड राइट होगी। तो अगेन अगर इस करंट एलिमेंट की वजह से जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डी बी होगा इस पॉइंट पी के ऊपर या इस पॉइंट पी के ऊपर, उसकी अगर हम डायरेक्शन के लिए राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो वो फिर अगेन यहाँ पे उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ ही आएगी, इनवर्ड्स आएगी।
तो वट एवर द पॉइंट, उस पॉइंट की वजह से या उस करंट एलिमेंट की वजह से पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड ही रहेगी। सो इससे पहली बात तो ये कि आप अगर इस डी बी को दो हिस्सों में तकसीम करें कि डी बी मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो आप डायरेक्शन को जो है वो इंटेग्रल से बाहर लेके जा सकते हैं। डायरेक्शन का इसमें सीन अब आप फाइनलाइज कर चुके हैं, आप डायरेक्शन फाइंड कर चुके हैं। आप कहेंगे कि इस पॉइंट पी के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इनवर्ड है। The direction of the magnetic field at point P due to the current in this element is out of the plane of the case ds cross r is out of the page. Sorry, ये out of the page होगी, इनवर्ड नहीं होगी। अगर आप ds क्रॉस r लगाएं तो आउट ऑफ द पेज होगी एग्जैक्टली। अगर लेकिन जो भी होगा करंट एलिमेंट उसकी वजह से आउट ऑफ द पेज होगी। अब नो वी नीड ओनली टू फाइंड द मैग्नीट्यूड। अब हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है इस तमाम के तमाम रॉड की वजह से। तो हम इसको अगर हम इसका इंटेग्रल लें तो कैसे लेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को हम जहां पे देखते हैं कि डी एस क्रॉस आर क्या है। डी एस क्रॉस आर इज इक्वल टू डी एस इंटू के आर यूनिट वैक्टर मैग्नीट्यूड इंटू द डायरेक्शन ऑफ डी एस क्रॉस के। यूनिट वैक्टर जो है वो डी एस क्रॉस आर की डायरेक्शन है। तो इस डी एस क्रॉस आर को आप डी एस साइन ऑफ थीटा भी लिख सकते हैं, और चूंकि इस केस में जो डी एस है इसको आप डी एक्स भी ले सकते हैं क्योंकि आप अलॉन्ग एक्स एक्सिस हैं। तो यू कैन राइट इट एज डी एक्स साइन ऑफ थीटा। तो इस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं दो फॉर्म में। दिस मैग्नेटिक फील्ड डी बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो इसकी मैग्नीट्यूड ये है, ये इसकी मैग्नीट्यूड है, और अब और ये डायरेक्शन है। डायरेक्शन के बारे में आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं इस लाइन में। तो अब आप सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ कंसर्न हैं, तो आपने इसको अलग कर लेना, इस पार्ट को, ये 1 की फॉर्म में डी बी मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई इनटू dx sin थीटा ओवर r स्क्वायर। अब अगर आप पूरे करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं तो आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा इक्वेशन 1 को। और इक्वेशन 1 अगर आप देखें तो दिस इक्वेशन 1 हैज 3 वेरिएबल्स। One is dx, second is theta, and third is r square. जी, any question? सर जी मेरा थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, तो वो आपका ये आवाज तो आ रही है लेकिन वो पॉइंट गुजर जाता है जहाँ से आप बता रहे होते हैं, तो प्लीज काइंडली थोड़ा स्लो बोल दें। और ये सर ये आपने सेकंड वाली पिक्चर है ना सर, इसमें साइन ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी सर? ये थीटा की वैल्यू तो अभी मैंने बताई नहीं है ना, अभी तो थीटा की वैल्यू की तरफ हम आए नहीं है, ठीक है, वो आगे चीज है। तो सर जी थोड़ी सी जो आपका पहला सवाल है कि आपका नेट नेट स्लो स्लो चल रहा है, तो ये मैंने आपको पहले बताया, ये आपको शेयर कर दूंगा मैं ये लेक्चर आपको। So for integration there are 3 variables r, x and theta. तो जब भी कोई भी इंटेग्रल एक से ज्यादा वेरिएबल में होता है तो दैट इज वेरी हार्ड टू सॉल्व, उसको सॉल्व करना हार्ड होता है। तो बेहतरीन तरीका यही है कि हम इन वेरिएबल्स को या इस इंटेग्रल को हम यहाँ पे सिंपल कर सकते हैं। कैसे हम ऐसे कर सकते हैं कि वी मस्ट रिलेट दीज वेरिएबल्स, जो कि हमारे पास एक हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की या हमारी प्रॉब्लम की ज्योमेट्री ऐसी है कि हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन में अगर इस फिगर में देखें तो ये आपको एक राइट ट्राइंगल महसूस होगी, और इसमें r किस क्या है? दिस इज द हाइपोटेन्यूज, एंड वी नो दैट द हाइपोटेन्यूज is equal, this hypotenuse is actually can be related, sine of theta is equal to a over r, and from here you can
take out r is equal to a over sine of theta और a cosecant theta। यहां से आप लिख सकते हैं x is equal to minus a थीटा डी थीटा। यहां पे देखिए एक चीज तो r आपने रिप्लेस कर ली इस इक्वेशन के अंदर, r को आप a सेकेंड थीटा से, और दूसरा x को आपने इसके अंदर जो dx है उसको आपने रिप्लेस कर लिया a कोसेकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा से। अब अगर ये दो वेरिएबल्स आप उठाएं और इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करें तो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा इक्वेशन नंबर 4। ये कैसे इसकी अगर इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे है ये आप लोग खुद करेंगे। ये फाइनल रिजल्ट है दैट जो डी बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये आपके पास इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है एट पॉइंट पी दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए साइन थीटा डी थीटा। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। ये देखें, so if you want to find the total magnetic field at point P, you have just to integrate this from theta 1 to theta 2 and you will get mu naught I over 4 pi a. These are the constants, so you can get these out of the integral sin theta d theta from theta 1 to theta 2. What is theta 1 and theta 2? Actually आपने इस एंड से लेके इस एंड तक फ्रॉम द लेफ्ट एंड टू द राइट एंड टोटल रॉड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो अगर हम ये कंसीडर करें फॉर एग्जांपल जब हम इस एंड पे होंगे तो ये एंगल थीटा 1 होगा और जब दूसरे एंड पे होंगे तो ये एंगल थीटा 2 होगा। तो उस सूरत में आपके पास ये इक्वेशन जो है उसको आप लिख सकते हैं द इंटीग्रल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। दिस कम्स आउट द रिजल्ट cos of theta 1 minus cos of theta 2. So this is the magnetic field at a point P due to a finite rod। एक फाइनाइट लेंथ का रॉड है जिसमें से करंट पास कर रहा है, उसकी वजह से पॉइंट P के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है वो ये है और डायरेक्शन आपने यहां बता दी है। अब हम एक स्पेशल केस लेते हैं कि जब ये रॉड बहुत ही लॉन्ग है। एक्सक्यूज मी सर जी। जी सर ये इंटीग्रल साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा आता है, तो सर जी इधर माइनस तो दिया ही नहीं हुआ सर। यहाँ पे जी सर। यहाँ पे देखें टेन थीटा क्या बनता है। सर ये राइट साइड पे जो साइन ऑफ थीटा की इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग। हाँ जी सर इस साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ थीटा होती है। हाँ जी। तो ये सर इधर माइनस तो लगाया ही नहीं हुआ सर। यार ये साइन का भी तो देखे ना कॉस ऑफ थीटा लिख दिया और लिमिट पुट कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी है सर। यार ये देखे ना ये रिवर्स नहीं हो गया। वैसे तो फिर थीटा 2 पहले आना चाहिए था और थीटा 1 बाद में आना चाहिए था, तो माइनस साइन ने थीटा 1 को पहले कर दिया, थीटा 2 को बाद में कर दिया। अपर लिमिट ठीक है सर। कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1 होना चाहिए था। जी जी। माइनस साइन ने की वजह से कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2 कर दिया। ठीक हो गया। नहीं समझ आई? आप इसको जब करेंगे ना तो फिर उसके बाद क्वेश्चन करें ना। ये चीजें जो है ऐसे क्वेश्चन जो हैं जो आप समझते हैं कि जिसपे कोई मैथमेटिकल स्टेप में कोई मिस्टेक आपको महसूस होती है तो इसको बाद में रख लें। समटाइम्स आपका ज़हन वो चीज क्लिक नहीं कर रही होती, समटाइम्स मेरे से गलती हुई होती है, तो इस चीजों को बाद में रख लेते हैं, करेक्शन हो जाती है। ठीक है, ये कोई टेक्निकल मिस्टेक नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट की मिस्टेक नहीं है, कोई समटाइम कैलकुलेशन की मिस्टेक हो सकती है, वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसको बाद में भी देखा जा सकता है। जी जी आगे चलते हैं जी। एक इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर अगर ले, हम कहते हैं कि ये जो स्ट्रेट वायर है ये बहुत ही लॉन्ग है, इन्फिनिट है, या ये पॉइंट पी इसके बहुत ही करीब है। ठीक है, अब इस रॉड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके नजदीक भी होगा, इससे दूर भी होगा और दूर भी होगा। ये चूंकि ए आर्बिट्रेरी है
तो हम कहते हैं कि या तो रॉड बहुत लंबा है या पॉइंट पी बहुत करीब है। तो उस सूरत में ये अगर देखें आप यहां पे कि अगर इस रॉड की मैं लेंथ बढ़ाता जाता हूं टूवर्ड लेफ्ट, तो थीटा वन जो है वो कम होता जाएगा। अगर यही पॉइंट इस जगह पे होता तो ये जो थीटा वन होना था ये लाइन होनी थी, तो थीटा वन इस थीटा वन से कम होना था। इस तरह अगर मैं रॉड की लेंथ टूवर्ड लेफ्ट बढ़ाता जाऊं इंफिनिटी तक ले जाऊं तो थीटा वन जीरो हो जाएगा। और इसी तरह अगर इस करंट एलिमेंट की मैं जो पोजीशन है इसको टूवर्ड राइट लेता जाऊं हता के इंफिनिटी तक ले जाऊं तो थीटा टू की वैल्यू जो है वो 180 हो जाएगी या पाई हो जाएगी। तो अगर आपके पास एक रॉड इन्फिनिट लेंथ का है तो उसके लिए आप लिख सकते हैं कि थीटा वन इज इक्वल टू 0 एंड थीटा टू इज इक्वल टू पाई। उस सूरत में आपके पास थीटा वन माइनस थीटा टू इज इक्वल टू 2 एंड जो इक्वेशन ये वाली जो इक्वेशन है दिस कम्स आउट टू बी म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई ए। ठीक है जी, ये वाली इक्वेशन। सो नोट दिस कि एक इन्फिनिट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग, उसमें करंट इन्फिनिट नहीं है बल्कि करंट फाइनाइट है, उसकी लेंथ इन्फिनिट है, या ये पॉइंट पी बहुत नजदीक है इसके करीब है, तो उस सूरत में आप ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। मसलन मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँ इस बात को, मैं यहाँ पे फिजिकली बयान करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि इस रॉड के करीब करीब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इस इक्वेशन से होगा, आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जो ही आप दूर जाएंगे तो फिर आपको थीटा वन और थीटा टू इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक और बात आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ। लेट अस मैग्नीफाई दिस इमेज, और शुड I copy this image and home न्यू स्लाइड, इस पे मैं इसको रखता हूँ। आप लोगों को नजर आ रहा है? कैन यू सी द स्लाइड्स? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट पी ऊपर है, अगर बिल्कुल इसके नीचे एक पॉइंट पी प्राइम ले लें तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी। सवाल मेरा ये है कि अगर इतना ही हम नीचे की तरफ एक पॉइंट ले लेते हैं तो उस सूरत में मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी। मैं आप लोगों को 2 मिनट दे रहा हूं सोचने के लिए, आप जरा सोचें इसके ऊपर। 2 मिनट है आप लोगों के पास। मैग्नीट्यूड तो सर जी सेम ही होगी, उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी।
जी, आप लोगों को कुछ हुआ आइडिया? जी सर जी। व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड? सर मैग्नीट्यूड तो दोनों की सेम ही होगी, डिस्टेंस मैग्नीट्यूड सेम सेम है, होगी। करंट भी सेम है और एग्जैक्टली अगर आप जी सर। इस इक्वेशन को देखें तो करंट भी सेम है और डिस्टेंस ए भी सेम है, ठीक है। तो उस सूरत में इस पॉइंट के ऊपर अगर देखें तो θ1 θ2 भी सेम ही होगा, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है। एंड व्हाट डू यू से अबाउट द डायरेक्शन? डायरेक्शन सर जी रिवर्स रिवर्स हो हो जाएगी, जाएगी। उसकी अपवर्ड हो रही है तो इसकी डाउनवर्ड हो जाएगी, Downward हो मींस जाएगी। इनटू द पेज हो जाएगी। सही है। अच्छा, अब ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट, ये जो मैं आपको पॉइंट ओ शो कर रहा हूं इस पॉइंट के ऊपर, जी नजर सर। आ रहा है आप लोगों को? जी जी। पॉइंट पी इससे ऊपर है, जी सर। अपवर्ड है, और पॉइंट ये पी प्राइम इससे डाउनवर्ड है। जी सर। अच्छा, अगर हम इसी पॉइंट ओ से एक और पॉइंट पी डबल प्राइम लेते हैं जो कि आउटवर्ड हो, आप स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं और वो पॉइंट आपकी तरफ इतने ही डिस्टेंस पे हो, जी सर। तो उसके ऊपर मैग्नीट्यूड कितनी होगी? मैग्नीट्यूड इतनी ही होगी। हाँ जी सर जी, सेम क्योंकि ही करंट रहेगी। सेम है लेकिन वो थीटा का सर जी वो उसका ठीक है ना, जी। इतनी ही होगी। अगर आप ये इसकी एक कोण बना लें, ये आपको नजर आ रहा है ना, ये ट्राइंगल नजर आ रही है आपको पूरी, यस इस सर। रॉड को आप घुमाएं तो ये ट्राइंगल एक कोण बना लेगी, ठीक है। अब मैं एक इनवर्ट शेप करता हूं यहाँ पे, सर्कल, सॉरी, इनवर्ट शेप सर्कल। शेप फिल नो फिल। अब आप देख रहे हैं ये एक कोण बन गई है, इज इट सो? यस सर। ठीक यस है। सर। और इसको अगर आप एक्स डायरेक्शन से देख रहे हो, ठीक है जी, अगर आप इसी को यहाँ पे खड़े होके एक्स डायरेक्शन से देख रहे हो, अभी तो ये आप ऊपर से देख रहे हैं जी डायरेक्शन से, ठीक है। अगर आप इसको एक्स डायरेक्शन से देख रहे होंगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा कि ये आपके पास एक सर्कल सा है, नो फिल, और इसके दरमियान में एक छोटा सा रॉड, शेप सर्कल, सर एलिप्टिकल शेप सी बन जाएगी। नो फिल, नहीं नहीं, इलिप्टिकल शेप नहीं है ये आपको नजर ऐसे आ रही है, हाँ जी सर, वही बोल रहा हूँ मैं सर, हमें ठीक नजर है। तो आ आप अगर इसको सामने से देखेंगे ना तो आपको ऐसा नजर आएगा, दरमियान में ये रॉड नजर आएगा और इसके अराउंड ये सर्कल नजर आएगा। इसको मैं मजीद थोड़ा पैरेलल कर देता हूँ। सर ये क्वाड्रेंट्स में ये फिगर ड्रा की हुई है ये? नहीं नहीं, क्वाड्रेंट में नहीं यार, मैं सिंपल ही आपको बता रहा हूँ, नहीं सर, इतना जो लेफ्ट मैथमेटिक्स साइड, मेरा नहीं है। लेफ्ट साइड वाली सर।
जो ओरिजिनल वाली। क्योंकि सच्ची मुझे एक चीज परेशान कर रही थी, ये मॉडुलस ds इक्वल टू dx जो आपने लिखा हुआ। अब देखें, आप अगर इसको सामने से आके देखें, एक्स डायरेक्शन में आ जाएं, तो आपको इस तरह नजर आएगा कि ये दरमियान में रॉड है, ये रॉड है जिसमें से करंट गुजर रहा है और आपकी तरफ करंट आ रहा है, ये पॉइंट पी है। जी सर जी। शेप ये क्यों नहीं इंवर्ट शेप कर रहा? अब नजर आया आपको? ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट पी प्राइम है। अब आपने खुद बताया कि पी पे डायरेक्शन आउटवर्ड है, पी प्राइम पे इनवर्ड है, ठीक है। इसी तरह अगर आप बिल्कुल ये पॉइंट लेते हैं तो इस पे डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी और इस पे डायरेक्शन अपवर्ड होगी, ठीक है। इस पॉइंट ओ के अराउंड जितने भी आप पॉइंट्स लेंगे, उनके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पी के ऊपर, अगर आप इस सर्कल के ऊपर, ये जो सर्कल है जो मैंने इधर ड्रा कर दिया है, इस सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे उस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होगी। जिस तरह ये पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट है और इस पॉइंट पी के ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट है, तो इन तमाम के तमाम पॉइंट्स के ऊपर डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट्स होगी। और जब ऐसी ऐसी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये आपको शो की गई है। ये शो की गई है आपको। अगर इस रॉड को मैं उठा के यूं रख लेता हूं तो देखें करंट ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड यूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अराउंड ये देखें इस तरह सर्कल बना रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये डिस्टेंस ए पे है, अगर ज्यादा डिस्टेंस पे होंगे तो भी एक और रेडियस की एक लाइन बन जाएगी, एक और रेडियस की लाइन बन जाएगी। तो ये इस किस्म का मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके अराउंड। हेलो एवरीबॉडी, हेलो। यस सर। यस सर। जी, कुछ समझ आ रही है मेरी बात की या मैं चेंज करूं स्टाइल को? जी सर, थोड़ा सा आइडिया हो सर थोड़ी थोड़ी नहीं आ रही। सर, लेकिन ये जो अभी आपने स्लाइड खोली इसमें तो करंट हमसे वे जा रहा है, लेकिन जो आपने बनाई थी फिगर उसमें तो हमारी तरफ आ रहा था ना। नहीं, डायरेक्शन करंट चेंज हमसे हो भी, जाएगी। मैंने कहा कि यहां पे बैठे हैं आप, यहां पे बैठे हैं एक्स के ऊपर, तो करंट आपकी तरफ आ रहा है। अगर आप इस एक्स पोजीशन पे बैठे हैं तो करंट किस तरफ आ रहा है? आपकी तरफ। आप यहां पे एक्स पोजीशन पे बैठे हैं तो करंट किस तरफ आ रहा है? टुवर्ड ऐसा आएगा सर।
मैं जरा रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। नहीं पॉइंट नहीं, ये पॉइंट की समझ नहीं लगी सर।